नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। बाजार की जो तेजी पिछले कुछ समय हमने देखी, उस पर ब्रेक लग गया है। फ्लैट चल रहे हैं बाजार 2 दिन से। क्या वजह है और क्या करना चाहिए आगे, बताएंगे शो में हम। साथ ही नए साल में किस तरह से बनाएं एक बेहतर पोर्टफोलियो, उस पर भी होगी चर्चा। और कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज, साल का आखिरी ट्रेडिंग डे, उसमें आपको क्या करना चाहिए। आज एक्सपायरी के दिन बाजार में छोटे दायरे में हमने कारोबार होता हुआ देखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगभग सपाट बंद हुए। निफ्टी बैंक में हमने हल्की कमजोरी आते देखी। बाजार में और क्या क्या हलचल रही, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी थी और साल की आखिरी एक्सपायरी थी, और आज हमने देखा कि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। काफ़ी छोटे दायरे में बाजार ने कारोबार किया और निफ्टी ने 17,200 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी में भी देखेंगे तो सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली। तो जो एक्सपायरी थी आज वो 17,200 के आसपास हुई निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 35,000 के ऊपर देखने को मिली है। बाजार में इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि कोरोना का संकट था, और हम देख रहे थे कि जिस तरीके से देश भर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसका भी असर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देखा गया है। दिल्ली मुंबई में हमने देखा कि एक दिन में मामले डबल हो गए, ओमिक्रॉन के मामले 900 से भी ज़्यादा हो गए। तो इसका भी कहीं ना कहीं असर कुछ स्टॉक्स पर देखा गया है। आईटी, हेल्थ केयर और फार्मा में हमने देखा कि खरीदारी थी। वहीं तेल गैस शेयरों में, सरकारी बैंक में और रियल्टी में आज बिकवाली देखने को मिली है। डेल्टा कॉर्प में आज 4% की गिरावट थी, क्योंकि गोवा में जो 50% क्षमता पर कैसीनो और सिनेमा हॉल और रिवर क्रूज चलने की बात हुई, उसके बाद डेल्टा कॉर्प में आज 4% तक की गिरावट देखी गई। आरबीएल बैंक में आज 9% की गिरावट देखी गई है। एक दिन हमने देखा था रिकवरी आई, उसके बाद 2 दिन से गिरावट ही झेल रहा है। आरबीआई के एक्शन के बाद शेयर अगर 5 दिन में देखेंगे तो करीब 25% से ज़्यादा की गिरावट आरबीएल बैंक में देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें जहां पर एक्शन था, उसमें निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स में एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक और सिप्ला, यहां पर मजबूती थी। गिरने वाले शेयरों में बजाज ऑटो, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और यूपीएल, यहां पर कमजोरी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज हल्की कमजोरी थी। गेल, आईजीएल, एमआरपीएल, बीपीसीएल, यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। और फर्टिलाइजर शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम था, जिसमें कि मैंगलोर केमिकल्स, फैक्ट, आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर्स, की कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। करेक्ट। तो फर्टिलाइजर शेयर कुछ तेजी में दिखाई दिए आज। और ईटी नाउ स्वदेश पर हम लगातार देश के बड़े फंड मैनेजर्स और बाजार के बड़े दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं और आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्ट्रैटेजी की 2022 में आपको किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मीरा एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ स्वरूप मोहंती ने कहा है कि 2022 में बाजार अच्छा प्रदर्शन करेगा। उनके मुताबिक बाजार पर ओमिक्रॉन का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। अगर आप 2021 देखें, एक बहुत ही वीक बेस से आया था, तो ये ग्रोथ जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो एक स्वाभाविक था कि एक रिवर्सल होगा, जो हुआ। बट 2022 बहुत ही एक डिफरेंट ईयर है, जब हम एक अननोन से नोन के तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत नॉर्मल सी एक्सपेक्ट करेंगे अपने लाइफ में। जो बंद पड़ा था कंट्री, वो खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कोविड खत्म हो चुका है, और ये ओमिक्रॉन कैसे बिहेव करेगा वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रखेगा। बट द गुड पार्ट इज इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ नॉन टेरिटरी। ऐसा नहीं कि देश बंद हो जाएगा, काम चलेगा, एक प्रिकॉशन के हिसाब से चलेगा जब तक ये रहेगा माहौल। बट एक डेफिनेट ग्रोथ रिवाइवल चल रही है, एक रेवेन्यू रिवाइवल भी चल रही है। तो उस हिसाब से मार्केट तो हमें ठीक ही लग रहा है अगले साल के लिए भी। ओके, तो सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है स्वरूप मोहंती जी को, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां आपको फोकस करना चाहिए। हमने बात की आईएफएल सिक्योरिटीज़ के संजीव भसीन से और उन्होंने हमको अपने पसंदीदा शेयर बताए। उन्होंने कहा कि अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो नूरेका और मदरसन सुमी जैसे कई बड़े शेयर हैं जिनमें निवेश का शानदार मौका है। सबसे पहला एक कंपनी है न्यूरेका, एक डिजिटल हेल्थ केयर कंपनी है जो सितंबर में आईपीओ आया था, और वो ऐप जो लॉन्च कर रही है उससे आपकी सारी हिस्ट्री,
सारी हेरिडिटी सब कुछ आ जाएगा एट द ऐप. यू विल बी टोल्ड विच हॉस्पिटल, डॉक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग विल बी अरेंज. दिस इज अ यूनिक स्टॉक. आप उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, 150 करोड़ की कैश बैलेंस शीट पे है, एक्सेलेंट मैनेजमेंट, बेस्ट रेंज ऑफ डॉक्टर्स. और ये परफेक्ट एग्जांपल है डिजिटल. 1400-1500 का भाव है, इसका भाव 2500 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा इन अ शॉर्ट टाइम. दूसरा, ओईएम्स में देखिए, मदरसन सुमी कह रही है कि डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई एंड दे आर गेट अप बोथ फॉर द ईवी एंड द आईसीई. इट्स अ ग्लोबल प्लेयर और मुझे कोई दो राय नहीं, जैसे फ्रांस और यूके में न्यू हाइज जा रहे हैं, मदरसन सुमी विल हिट न्यू हाइज इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स. अमर राजा बैटरी ने कल कहा कि हम एक नॉर्वे की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लिथियम आयन पे हमारे को टेक्नोलॉजी और ग्रोथ दिखाएंगी. अब ये डुओपोली है, अमर राजा और एक्साइड. और आपको पता है बैटरी के बिना तो गाड़ियां नहीं चल सकती, चाहे ईवी हो या आईसी. तो अमर राजा इज अ स्क्रीमिंग बाय. तीसरा, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, एसडब्ल्यू सोलर में बायबैक ओपन ऑफर 375 पे था, 385 का भाव है. सोलर एनर्जी में रिलायंस विल बी नंबर 1, तो इसमें आप पैसा डालिए. चौथा, AB कैपिटल. आई थिंक इट्स द बेस्ट प्ले on the asset management, on the life insurance, on the AIF, on the AB money, and now it is getting into the pedigree of a derivative stock. AB capital यहाँ से 175 का भाव. तो ये कुछ आइडियाज हैं. मेटल्स में मुझे सेल और टाटा स्टील इस भाव पे बहुत पसंद है. तो संजीव हसीन जी यहाँ पर अपने चुनिंदा शेयर बताते हुए बिल्कुल बेबाक राय और बाजार पर काफ़ी बुलिश हमेशा रहते हैं. हमारे दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि खुद भी बाजार पर बुलिश रहते हैं, रवि सिंह और देवांग शाह. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत. देवांग, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि एक्सपायरी का दिन था आज. 17,200 हमने देखा, होल्ड कर पाया बाजार. आपको लगता है कि नई सीरीज की शुरुआत यहाँ से अच्छी होगी अब? निफ्टी का अगर चार्ट हम देखते हैं शॉर्ट टर्म रेंज में, तो अभी हमने बाउंस बैक देखा. यस, डेफिनेटली पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन है, बट हमें लगता है कि 17,350, 17,400 ये जोन है, वहां तक निफ्टी आ सकता है. एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए. सपोर्ट की बात करें तो 17,100, 17,050 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है. तो ये ट्रेडर्स को ये लेवल ध्यान में रखने चाहिए. एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो स्टॉप लॉस जरूर रखे ट्रेडर्स पर्टिकुलर लेवल पे. ओके, तो वो स्ट्रैटेजी लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं निफ्टी के लिए. रवि, ब्रॉडली अगर हम बाजार को देखें तो एक छोटे रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिनों से. एक्सपायरी के लिए सब कह रहे थे कि 17,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अगर हुई तो शायद हम यहाँ से और एक नई तेजी देख पाएंगे. आपने क्या रीड किया? हमने देखा कि आज रिलायंस जैसे हैवी वेट कमजोर थे, लेकिन बाजार फिर भी गिरा नहीं. देखिए, बाजार इसलिए भी नहीं गिर रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन का डर जरूर है, लेकिन ये भी है कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भारत में देखने को मिल रहे हैं वो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और डीआईआईज यहाँ पर एक्टिव है. ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है. आपने देखा कि फार्मा जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो पूरी तरह से अप ट्रेंड में है. तो इसी वजह से मिक्स व्यू होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड देखने को मिल रहा है. बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहे. लेकिन सौमित जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2022 में कौन से स्टॉक होंगे जो कि आपको 22 की रैली में आपको सपोर्ट देंगे. वो 22 स्टॉक मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए. तो आगे हम चर्चा करेंगे. तो अगर पोर्टफोलियो कोई बना रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश है. बेयरिश अगर होता भी है, 200 से 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का करेक्शन अगर निफ्टी दिखाता भी है तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. इसलिए आपको अगर निवेश की रणनीति बनानी है तो आज से बनानी पड़ेगी और अभी तो मौका है आगे जो रैली है उससे पार्टिसिपेट करने का. बिल्कुल, अभी जो मौका दिख रहा है कि यहाँ पर आने वाले समय में रैली दिखाई देगी. और हमने आमतौर पर देखा भी है कि बजट से पहले भी बाजार काफ़ी चलते हैं, प्री बजट रैली जिसे कहा जाता है. और कई और हमने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल महीने तक जो निफ्टी है वो 22,000 के लेवल तक भी पहुँच सकता है. तो यानी ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ समय तक बाजार में एक अच्छी रैली बनी रहेगी. जो गिरावट आती है उसमें आपको मौके तलाशने चाहिए, सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक होकर. चलिए एक बड़े दिग्गज शेयर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और वो है HUL. महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 1 जनवरी से FMCG कंपनी HUL के उत्पादों की सप्लाई ना करने का फैसला किया है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन का कहना है कि FMCG कंपनी ने ट्रेडिशनल डीलर्स और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच कीमतों की एक समानता नहीं रखी है, जिसकी वजह से ये बॉयकॉट किया जा रहा है. हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ रही है हमारे साथ इस खबर पर और डिटेल देने के लिए.
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने ये कहा है कि वो 1 जनवरी से हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के कुछ प्रोडक्ट्स को नहीं सप्लाई करेंगे महाराष्ट्र स्टेट में, क्योंकि कंपनी ने अभी तक ये प्राइस डिस्पैरिटी का इश्यू जो चल रहा है ट्रेडिशनल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच में, इसको अभी तक एड्रेस नहीं किया है। तो बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने दिसंबर में ये इस मुद्दे को उठाया था, मेजर एफएमसीजी कंपनीज को एक ओपन लेटर लिखा था और ये कहा था कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जैसे कि जियो मार्ट या मेट्रो कैश एंड कैरी, उड़ान, ये लोग काफी कम दामों में प्रोडक्ट्स को बेचते हैं रिटेलर्स को, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका धंधा खतरे में आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि एफएमसीजी कंपनीज को ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी प्राइस डिस्पैरिटी ना एग्जिस्ट करे, ऐसी प्रेडेटरी प्राइसिंग ना हो जिसकी वजह से कंपटीशन खत्म हो रहा है या उनकी मोनोपोली बढ़ रही है, और उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि पूरे इंडिया में एक ही प्राइसिंग लागू होनी चाहिए। तो इसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज हैं एफएमसीजी कंपनीज जिन्होंने कहा था ठीक है कि वो इस बात को देखेंगे और इस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एचयूएल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन कह रहा है कि अब वो जनवरी 1 से एचयूएल का एक प्रोडक्ट जैसे कि किसान है उसको सप्लाई नहीं करेंगे स्टेट में, और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर उसके बाद भी कोई ऐसी बातचीत कंपनी के बीच में या डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में नहीं हो पाती है तब वो ग्लो एंड लवली को नहीं सप्लाई करेंगे, उसका सप्लाई स्टॉप करेंगे और फिर उसके बाद वो लोग रिन पर जाएंगे जो कि उनका एक वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स है। करेक्ट। तो यहाँ एचयूएल के लिए कुछ झटका दिखाई दे रहा है। रवि, आप कैसे रीड करेंगे इस स्टोरी को? हमने जब पता किया, कृतिका ने हमको बताया कि जो बाकी कंपनियां हैं, चाहे वो नेस्ले हो या दूसरी बड़ी कंपनियां, उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन एचयूएल अलग खड़ा है। शायद वो प्राइसिंग को लेकर कुछ ऐसा इशू हो जिस पर वो अग्री न करते हों। लेकिन आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में अगर सप्लाई आनी बंद होगी एचयूएल के प्रोडक्ट्स की धीरे धीरे, तो उसके मार्जिन पर भी असर पड़ेगा? अब बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि स्टेट वाइज अगर कंपैरिजन करें तो महाराष्ट्र का काफी इंपॉर्टेंट रोल है एचयूएल में, और लगभग 17% के अराउंड जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो थोड़ा सा जो ये खींचातान है इसमें एक करेक्शन का मोड बिल्कुल आगे आने वाले समय में बनता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश होता है तो शायद एचयूएल पे वो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इस वजह से भी शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आया है। लेकिन अगर ये ज्यादा दिन तक खिंचता है तो सेल्स के में इसके काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर जिस हिसाब से इन्होंने सितंबर क्वार्टर में 2180 करोड़ के करीब का प्रॉफिट दिया था, उस पर भी काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। एबिटा मार्जिन जो 10% से 11% के करीब बढ़ा था, उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसको एचयूएल को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे इश्यूज बनते हैं तो वो इन्वेस्टर के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। बिल्कुल। देवांग, अगर हम चार्ट देखें तो इस समय एफएमसीजी स्पेस में चाहे वो एचयूएल हो, नेस्ले हो, आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, आपको किसके चार्ट सबसे स्ट्रांग दिखाई देते हैं? अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए तो आपको लगता है कि, क्योंकि पिछले कुछ समय में एफएमसीजी स्पेस में हमने बढ़त भी आते हुए देखी है, कोई ऐसा स्टॉक पिक करना चाहेंगे वहां से आप? एफएमसीजी स्पेस में हम ब्रिटानिया के चार्ट पे नजर डालें तो ओवरऑल हमने देखा है सपोर्ट से वापस एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये स्टॉक पे 3507 का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। 3647 का जो लेवल है वहां तक स्टॉक आ सकता है आने वाले सेशन में। ओके, एक और स्टॉक मैं आपसे देवांग पूछना चाहूंगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जैसा कि हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे, आज बाजार बिल्कुल फ्लैट दिखाई दिए, लेकिन रिलायंस का स्टॉक काफ़ी हद तक गिरा, करीब 2% नीचे जाकर बंद हुआ है, और एक समय तो 2% के ऊपर तक इसमें गिरावट देखी गई थी। क्या लग रहा है आपको, क्या ये एक नई कमजोरी की शुरुआत है? रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है शॉर्ट टर्म चार्ट पे काफी एक कंसोलिडेशन जोन में था। यस, डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक माइनर सा बाउंस बैक देखने मिला है, बट यहाँ से लगता है कि अपने हायर लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो लेवल्स की बात करें, नीचे के जो लेवल्स है 2345, अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो पॉसिबल कि फर्दर और स्टॉक में करेक्शन देखते मिल सकता है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 2450 एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। ओके, रवि, एक स्पेस जो आज काफ़ी बजिंग था इस फ्लैट मार्केट में, वो था फर्टिलाइज़र का। फिर चाहे वो फैक्ट का शेयर देख लें, हम करीब 9-9.25% ऊपर। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र 8-8.5% ऊपर था आज।
राष्ट्रीय केमिकल्स में हमने 2-2.5% की तेज़ी देखी। आपको लगता है कि ये प्री बजट जनरली ये जो स्टॉक चलते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ बजट में अनाउंसमेंट निकलेगा और उससे पूरे सेक्टर को फ़ायदा होगा, इस रैली का फ़ायदा उठाना चाहिए यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि अभी किसी स्टॉक में को पिक करना सही रहेगा? बिल्कुल देखिए, मुझे याद आ रहा है सामित जी की 2 दिन पहले ही हम लोगों की चर्चा फैक्ट पे हो रही थी और टारगेट करीब 140 रुपए का था, लेकिन वो 2 महीने का टारगेट था। मुझे लग रहा है कि वो शायद 2 दिन में अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी का जो मोमेंटम है उसमें फैक्ट और दीपक फर्टिलाइजर, ये 2 स्टॉक जो है वो मुझे काफी अग्रेसिव लग रहे हैं और यहाँ से लग रहा है कि इनमें अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हैं और बजट तक इनमें बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है, और करेक्शन अगर आती भी है तो वो शायद इन्वेस्टर को ऐड करने की जरूरत है। 16 से 17% तक की बढ़त आपको फरवरी के एंड तक में देखने को मिल सकती है। तो अगर फायदा उठाना है, मौका है, 2022 में निवेश की रणनीति बना रहे हैं, तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काफी अच्छा है। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग हो रहे हैं और उसका फायदा सीधे मिलेगा। ओके, तो दीपक फर्टिलाइजर पर फोकस कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छी तेज़ी की उम्मीद आने वाले समय में की जा सकती है। चलिए आपको प्राइमरी मार्केट का भी अपडेट देते हैं, जहाँ CMS इन्फो सिस्टम्स की लिस्टिंग होने वाली है कल बाजार में। इसका जो है आखिरी दिन ये IPO करीब 2 गुना भरा था, 1.9 टाइम्स। CMS इन्फो सिस्टम्स का जो IPO है वो 21 से 23 दिसंबर तक खुला हुआ था और इसके ज़रिए कंपनी 1100 रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसका प्राइस बैंड 205 से 216 रुपये तय किया गया था। तो कल देखते हैं कि ये किस तरह से शेयर लिस्ट होता है। लेकिन शेयरों की ही बात कर रहे हैं हम लोग, और ये ज़रूरी है समझना कि कल जो साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको कहां पर फोकस करना चाहिए, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ और कौन से ऐसे शेयर जहां पर आप कल से एंट्री लेकर लॉन्ग टर्म का व्यू ले सकते हैं, ये सब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे आपको। वक्त हो गया है जानने का कौन से हैं आज के VIP शेयर्स। देवांग, आपसे शुरू करना चाहूँगा। कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी रहे थे। इस साल का 2021 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा जो साल है। आखिरी दिन कौन से आइडियाज़ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा फार्मा सेक्टर से। हमने देखा कि फार्मा सेक्टर्स में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिला है, पैटर्न देखने मिला है। यहाँ पे सिप्ला है। सिप्ला में ओवरऑल हम डेली चार्ट की बात करें तो डबल बॉटम चार्ट फॉर्मेशन है और वहां से हमने देखा है कि एक अच्छा बाउंस देखने मिला है। हमें लगता है कि और भी अपसाइड इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे सिप्ला में स्टॉप लॉस रखना है 931 का 987 के टारगेट के साथ। सेकेंड स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो। ओवरऑल लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। तो यहाँ पे L&T बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1844 का टारगेट और टारगेट रखना चाहिए 1955 का। ओके, तो यहाँ फार्मा स्पेस में तेजी हम देख रहे हैं, इसलिए सिप्ला पर फोकस है। इसके अलावा L&T एक दिग्गज कैपिटल गुड्स कंपनी, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं कल जब ट्रेडिंग का सेशन चले। तो रवि, आपने तो शुरू में बताया कि आपने एक 22 शेयरों की लिस्ट बनाई है, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट तो शायद हम फिलहाल शेयर नहीं कर पाएंगे, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर 2 आइडियाज़ आप शेयर करना चाहें जो साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमारे दर्शक उनका फ़ायदा उठा सकें, तो वो 2 शेयर कौन से होंगे? बिल्कुल स्वामी जी, थोड़ा यहाँ पर न्यू ईयर के इससे पहले मैंने 25 दिसंबर के लिए दिया था 2 स्टॉक जिनमें कि आपको 5 से 8% का मुनाफा देखने को मिला। ऐसे ही 2 स्टॉक की चर्चा यहाँ पर करूंगा जो आपके न्यू ईयर पार्टी के खर्चे निकाल सकते हैं। पहला स्टॉक जो है वो है कैम्स, जिसको कि आप लेके चल सकते हैं और मिनिमम आपको जो एक रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफी अच्छी है। 2 से 3 दिन के लिए भी ट्रेड डालते हैं तो 4%, लॉन्ग टर्म पे रखते हैं तो 18%, यानी कि 3 महीने का रेंज, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा है KPIT टेक्नोलॉजी, जहां पर IT की चर्चाएं हो रही हैं, तो KPIT टेक्नोलॉजी आप अपने बाइंग रेंज में डाल सकते हैं। 680 लॉन्ग टर्म का रेंज है, लेकिन जो छोटा टारगेट है वो यहाँ पर अभी 650 रुपए का है, जो कि मुझे लगता है कि कल तक आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो लास्ट ट्रेडिंग डे, ईयर की पार्टी के खर्चे, वो सभी निकालने के लिए ये 2 स्टॉक आप कल परचेजिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप सबसे अच्छी बात रवि आपकी यही है कि आप हमारे दर्शक जो हैं, जो निवेशक हैं, उनके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनका ध्यान जरूर रखते हैं। तो न्यू ईयर की पार्टी अगर आपको करनी है कल के ट्रेडिंग डे के लिए, कैम्स एक स्टॉक है, उस पर फोकस कर सकते हैं और साथ ही साथ KPIT टेक, ये 2 आइडियाज़ रवि की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और रवि आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी शेयर करने के लिए। चलिए कल की तैयारी में फिलहाल आज इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हम मेड इन इंडिया।